सोचिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक सपना होता है, एक ऐसी जिद जो कहती है ये नामुमकिन है, इसलिए इसे करके दिखाना है। लेकिन जब हम तकनीक की सीमाओं को बहुत तेजी से बहुत दूर तक धकेलते हैं, तो कभी-कभी कामयाबी और तबाही के बीच की जो लकीर है ना, वो खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है। आज हम इंजीनियरिंग की 3 ऐसी ही हैरत अंगीज कहानियों में उतरेंगे, जहां इंसानी सोच अपने चरम पर थी और उसका अंजाम भी। ये तीनों ही अपने जमाने के अजूबे थे। ऐसी मशीनें जिन्हें समुद्र और आसमान पर राज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इन तीनों की जबरदस्त बनावट में एक छोटी सी पर जानलेवा खामी छिपी थी। एक ऐसी दरार जो उन्हें महानता से गुमनामी के अंधेरे में ले गई। तो आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि इन असाधारण मशीनों के पीछे की क्रांतिकारी सोच क्या थी। हम सोवियत संघ के पानी के नीचे के फाइटर जेट की कहानी में गोता लगाएंगे, अमेरिका के विशाल उड़ने वाले खिलों के बारे में जानेंगे और उस न डूबने वाले जहाज की त्रासदी को समझेंगे जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। और आखिर में हम उस मलबे से मिले सबकों पर गौर करेंगे जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए इन महत्वाकांक्षी सपनों और उनके दुखद अंत की यात्रा शुरू करते हैं। 20वीं सदी ये सिर्फ कोई साल नहीं थे, बल्कि तकनीकी बादशाहत की एक जबरदस्त दौड़ थी। दुनिया भर के देश ऐसी मशीनें बनाने का सपना देख रहे थे जो जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दें। ये वो दौर था जब क्या अगर जैसा एक छोटा सा सवाल अक्सर अविश्वसनीय रूप से साहसी और जानलेवा प्रोजेक्ट्स को जन्म दे देता था। तो ये सिर्फ स्टील और तारों की कहानियां नहीं हैं। ये नवीनता, इंसानी गुरूर और उस कीमत की कहानियां हैं जो कभी-कभी तरक्की के लिए चुकानी पड़ती है। चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो शीत युद्ध के बर्फीले अंधेरे पानी के नीचे आकार ले रही थी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ एक बड़ी मुश्किल से जूझ रहा था। उनके पास पनडुब्बियों की एक बहुत बड़ी फौज तो थी, लेकिन अमेरिकी तकनीक के सामने वो बच्चे लग रहे थे। तो उनका जवाब था एक ऐसा हथियार बनाना जो इतना क्रांतिकारी हो कि वो खेल के नियमों को ही पलट कर रख दे। यहां पर मामला बिल्कुल एक तरफा था। अमेरिकी पनडुब्बियां इतनी खामोश थीं, इतनी खामोश कि वो महीनों तक सोवियत पनडुब्बियों का पीछा कर सकती थीं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। सोवियत जानते थे कि छिपने की इस लड़ाई में वो एक दशक पीछे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, हम छिपेंगे नहीं, हम भागेंगे। 40 नॉट से भी ज्यादा। जरा इस बात पर गौर कीजिए, मतलब 1 मिनट से भी कम में ये पनडुब्बी इतनी तेज हो जाती थी कि दुश्मन का टॉर्पीडो भी उसे पकड़ नहीं पाता था। ये पानी के नीचे एक फाइटर जेट बनाने जैसा था, एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार से भी तेज भाग सकता था। अब ये नामुमकिन रफ्तार पाने के लिए सोवियत इंजीनियरों ने भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे कि एक लिक्विड मेटल रिएक्टर। सोचिए, एक ऐसा इंजन जो सामान्य से कहीं ज्यादा ताकत देता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे कभी बंद नहीं किया जा सकता था। अगर वो एक बार ठंडा हो गया तो उसका दिल, मतलब उसका कूलेंट, पिघले धातु की जगह पत्थर का बन जाएगा, हमेशा के लिए। इसके अलावा एक पूरी टाइटेनियम की बॉडी और इतना ज्यादा ऑटोमेशन की क्रू का आकार 1/3 रह गया। लेकिन वो सिस्टम्स इतने भरोसेमंद नहीं थे। और फिर हुआ भी वही जिसका डर था। पहली अल्फा पनडुब्बी का रिएक्टर जम गया। एक चलती फिरती मशीन का दिल धातु के एक ठोस ताबूत में बदल गया। उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए पनडुब्बी को बीच से 2 टुकड़ों में काटना पड़ा, और तभी एक कड़वा मजाक पैदा हुआ। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी हार थी, लेकिन जिद नहीं हारी। प्रोग्राम चलता रहा। एक तरफ जहां सोवियत समुद्र की गहराइयों में रफ्तार का पीछा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी आसमान में एक उतना ही बड़ा और हैरत अंगेज सपना देख रहे थे। 1930 का दशक। अमेरिकी नौसेना को प्रशांत महासागर में एक नए खतरे का सामना था। उनका जवाब, एक ऐसा हथियार जो किसी साइंस फिक्शन कहानी से निकला हुआ लगता था। आसमान में तैरते हुए विमान वाहक पोत। देखिए, समस्या ये थी कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा था और उस पर नजर रखने वाले समुद्री जहाज बहुत धीमे। तब एडमिरल विलियम मॉफेट ने एक क्रांतिकारी आइडिया पेश किया, विशालकाय एयरशिप। ये हवा में तैरते जहाज किसी भी समुद्री जहाज से 4 गुना तेजी से और 10 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते थे और हफ्तों तक आसमान में रह सकते थे। और जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब है वाकई विशाल। 240 मीटर, मतलब 3 बड़े शहर के ब्लॉक्स के बराबर। यूएसएस एक्रॉन और उसकी बहन मेकॉन, ये उड़ते हुए किले थे।
ये सिर्फ आसमान में गश्ती नहीं करते थे, बल्कि अपने पेट में छोटे लड़ाकू विमानों को लेकर उड़ते, उन्हें हवा में लॉन्च करते और फिर वापस पकड़ भी लेते थे। ये थे दुनिया के पहले उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन ये महत्वाकांक्षी सपना जल्द ही एक डरावने सच में बदल गया। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ी दुर्घटना नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की एक पूरी श्रृंखला थी। ये विशाल गुब्बारे फौजी इस्तेमाल के लिए बहुत नाजुक और बेढंगे साबित हुए। हादसों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसका अंत अप्रैल 1933 में एक्रोन की भयानक दुर्घटना के साथ हुआ, जिसमें इस सपने को देखने वाले एडमिरल मॉफिट भी मारे गए। 2 साल बाद मैकॉन भी आसमान से गायब हो गया। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? इन उड़ते हुए किलों को जिस खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था, प्रशांत महासागर के पार से एक अचानक हमला, वो खतरा पर्ल हार्बर में एक दुखद हकीकत बन गया। ये कहानी याद दिलाती है कि सबसे साहसी विचार भी कुदरत की ताकत और वक्त की रफ्तार के आगे घुटने टेक सकते हैं। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसी मशीन की है जो क्रांतिकारी तो थी, लेकिन बहुत ही चुपचाप। ये आधुनिक जहाज निर्माण का एक चमत्कार थी, जिसे दुनिया भर के व्यापार का पहिया चलाने के लिए बनाया गया था। MV डर्बीशायर, एक जहाज जिसे इतना मजबूत माना जाता था कि उसका नाम ही न डूबने वाला किला पड़ गया था। और फिर एक दिन वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। डर्बीशायर एक OBO कैरियर था, मतलब ओरे बल्क ऑयल, एक ऐसा जीनियस आइडिया जिससे जहाज कभी खाली नहीं चलता था। ये कोई जंग की मशीन नहीं थी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक मेहनती रीढ़ की हड्डी थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ कुशलता के लिए बनाया गया था। 9 सितंबर 1980 को जापान के पास टाइफून ऑर्किड नाम के एक भयानक तूफान के बीच डर्बीशायर ने अपना आखिरी संदेश भेजा, और फिर खामोशी छा गई। कोई मदद की पुकार नहीं, कोई आखिरी संदेश नहीं, कुछ नहीं। वो बस गायब हो गया। और कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो ये है कि जहाज के मालिकों ने उसे 6 दिनों तक लापता घोषित ही नहीं किया। 14 साल बाद जब आखिरकार उसका मलबा मिला, तो एक भयानक सच सामने आया। डर्बीशायर किसी एक बड़ी तबाही की वजह से नहीं डूबा था, बल्कि ये छोटी छोटी नजरअंदाज की गई गलतियों की एक जंजीर थी। तूफान की लहरों ने डेक पर लगे कुछ छोटे वेंटिलेशन कवर तोड़ दिए। धीरे धीरे पानी अंदर रिसने लगा। जहाज का अगला हिस्सा भारी होता गया और बड़ी लहरें डेक पर आने लगी, जब तक कि पानी के बेहिसाब दबाव ने पहले कार्गो दरवाजे को अंदर की तरफ नहीं धकेल दिया। और उसके बाद ये एक डोमिनो इफेक्ट था, जिसने उस विशाल जहाज को मिनटों में समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये उन परिवारों की जिद और हिम्मत की कहानी है, जिन्होंने जवाब मांगना बंद नहीं किया। उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी, अधिकारियों को चुनौती दी और आखिरकार पूरे उद्योग को बदलने पर मजबूर कर दिया, जिससे भविष्य के नाविकों के लिए समंदर थोड़े और महफूज हो गए। तो एक सोवियत सुपर सब, एक अमेरिकी उड़ने वाला विमानवाहक पोत और एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज, इन तीनों में आखिर क्या समानता थी? वे सभी हमें तरक्की, महत्वाकांक्षा और हार के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि हर नई तकनीक एक कीमत पर आती है, एक समझौता होती है। अल्फा की अविश्वसनीय रफ्तार ने उसे तेज तो बनाया, पर साथ ही बहरा और अविश्वसनीय भी बना दिया। दूसरी सीख, डर्बीशायर हमें बताता है कि सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी अनदेखी गई खामी से होती है। और एक्रोन की कहानी हमें इंसानी गुरूर की याद दिलाती है कि हम अक्सर कुदरत की ताकत को कम आंक लेते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सबक ये है कि तरक्की अक्सर तबाही की राख से ही पैदा होती है। डर्बीशायर के लिए लड़ी गई लड़ाई ने हजारों जानें बचाएं। और ये सवाल हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक और जटिल होती जा रही है, हम किन अनदेखे जोखिमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियों में भी अक्सर सबसे गहरे खतरे छिपे होते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें बहुत देर होने से पहले पहचान लें।